हेलो स्टूडेंट। और आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया पीसीएसजे वाला। ये और जो बच्चे सफल हुए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जो बच्चे सफल नहीं हुए उनके लिए घबराने कोई बात नहीं है, वो फिर से लगे रहें अपनी चीज़ों को, क्योंकि असफलता हमारी कमियों से ही होती है। कहीं ना कहीं हम चूक गए, बहुत मेहनत किए, कोई पार्ट हमसे मिस हो गया। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा अपने उत्साह से आगे बढ़िए, और जो बच्चा मेहनत करता है वही आगे निकलता है। और सबका अपना अपना एक स्थान होता है। ये मत घबराइए कि मैं ये नहीं बन पाया तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सबके लिए निश्चित है कि कौन कहाँ किस रास्ते जाएगा। बस आपको रास्ता खुद चुनना है, उसी पे चलना है। मैं इधर 2-4 दिन काफ़ी व्यस्त थी अपने कुछ केसेस के सिलसिले में। मैं बाहर गई थी, इसलिए मैंने अपना लेक्चर सीरीज 4 दिन मिस कर दिया। वेरी सॉरी सॉरी। मैं फिर से इसको कंटिन्यू करती हूँ, आप इसको फिर से ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं कंसोलिडेशन एक्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें सेक्शन 29AA, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पजेज, ये सेक्शन 29AA पढ़ा रही हूँ। इसका ये तात्पर्य कि सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दी जाने के कारण मालगुजारी में कमी। जब हम अपनी संपत्ति, मतलब अपनी जो मेरे खेत हैं चकबंदी वाले, अगर उसको एज अ पब्लिक पर्पस के लिए दिया जाता है, तो उसमें क्या तो जो मालगुजारी, हम प्रत्येक जो कृषक होता है वो मालगुजारी देता है अपने खेत पे। लगान होता था पहले, अब मालगुजारी होती है। तो जो मालगुजारी दिया जाता है, अगर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निमित्त भूमि दे दी तो उसमें मालगुजारी कम कर दी जाती है। कौन कम करता है? सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में, खेत के अकॉर्डिंग जो अंशदान दिया गया उस अंशदान में मालगुजारी कम कर जाती है। 29AA का क्लास 1 कहता है। देखिए, आपको समझना है बस सेक्शन, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना है। ये प्री क्वेश्चन है, मेन से ही बन जाता है, तो आप लिख लीजिएगा आराम से। उसके बाद 29AA का सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर्स के कार्रवाई से दुखी है, एग्रीव्ड है, तो क्या करेगा? धारा 20 के दिन प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के तिथि से 15 दिन के भीतर, मतलब जो सेक्शन 20 में जो प्रारंभिक चकबंदी योजना का जो प्रकाशन होता है उसकी तिथि के 15 दिन के अंदर क्या करेगा? सेटलमेंट ऑफिसर चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति ऑब्जेक्शन दाखिल करेगा। सहायक चकबंदी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के अगेंस्ट चकबंदी अधिकारी के समक्ष वो क्या करेगा? अपनी एग्रीड पर्सन अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। अब इसका सेक्शन 29B कहता है सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गई भूमियों के लिए प्रतिकर। अब इसका इंग्लिश वर्जन है कंपनसेशन फॉर लैंड कंट्रीब्यूटेड बाय टेन्योर होल्डर फॉर पब्लिक पर्पसेस। मतलब every tenure holder any part whose holding has been contributed for public purposes under this act shall be paid for the land so contributed compensation equal to, in the case of land of a bhumidhari with transferable right, for 4 times, and in the case of land of bhumidhari with non-transferable right, 2 times of the land revenue reduced under section 29AA। मतलब प्रत्येक खातेदार को जिसकी जोत का कोई भाग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो, तो वो मालगुजारी कितनी कम होगी? अगर वो जो लैंड होल्डर होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक अंतरणीय अधिकार वाले, जो होल मालिक होते हैं, उनको अपने खेत के साथ कुछ भी करने का राइट होता है। एक अनंतरणीय अधिकार वाले होते हैं जिनको कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। तो जो होल मालिक है, ट्रांसफरेबल राइट जिसके पास है, वो 4 गुना कम की जाएगी, और जिसके पास अनट्रांसफरेबल राइट है उसकी 2 गुना कम कर जाएगी मालगुजारी। इस प्रकार की दी गई भूमि के भीतर पड़ने वाले जो पेड़, कुएं, अन्य इम्प्रूवमेंट हैं, उसके उपबंध में धारा 19 के अनुसार ही, वो जैसे 19 में जो दिया जाता था उसी के अनुसार ये पेड़ कुओं पे प्रतिकर दिया जाएगा। किसी खातेदार को देय प्रतिकर का संदेह इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया संबंधी व्यय जो है कास्ट ऑफ ऑपरेशन अंडर दिस एक्ट में, यदि कोई हक कटक नकदी में किया जाएगा तो उसको नकद में पैसे दिए जाएंगे।
और यदि आसामी है तो वो 5% की कमी कर दी जाएगी। अगर अंतरणीय अधिकार वाला है तो 4%, अगर वो अनंतरणीय हो तो 2%, और अगर वो असामी है तो 4% की मार्केटिंग कम कर दी जाएगी। अब इसमें एक सेक्शन आ गया 29C। 29C कहता है वेस्टिंग ऑफ लैंड कंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक पर्पजेज, मतलब सार्वजनिक प्रयोजनों दी गई भूमि का निहित होना। जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमियाँ होती हैं वो किसके में निहित होती हैं? तो आंसर कहता है स्टेट गवर्नमेंट में, या वो भूमियाँ निहित होती हैं राज्य सरकार या उसमें गांव सभा में। जो कि राज्य सरकार है तो राज्य सरकार में तो निहित नहीं होंगी, जो गांव सभा है वो क्या है, वो राज्य सरकार की एक प्रकार की संतान है, तो वो भूमि गांव सभा में निहित हो जाएगी। अब सबसे मोस्ट इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है 30वां सेक्शन 30, ये पूछ रहा है कि वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे, मतलब यदि खातेदार अपना कब्जा बदले, चेंज करे तो क्या परिणाम होंगे। कह रहा है कि प्रश्न से बनता है कि कब्जा की कार्यवाही परिणाम स्वरूप खातेदारों के अधिकारों दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसमें क्या लिखना जाएगा। जब अंतिम चकबंदी योजना लागू होने के उपरांत कटक के समस्त जोतदारों के मध्य चकों पर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही के उपयुक्त खातेदारों के अधिकार और दायित्व पर निम्नलिखित प्रभाव होंगे। क्या प्रभाव होंगे, ध्यान से सुनिए। अधिनियम की धारा 30 के अनुसार चकों के भौतिक परिवर्तन पर खातेदारों के अधिकार और दायित्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। पहला प्रभाव, खातेदार के अधिकार, आगम, सत्य, दायित्व अपनी अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जाएंगे और नवीन आवंटित चकों पर सृजित हो जाएंगे। जो चीज़ हम पाएंगे उस पर सब कुछ मिलेगा, जो चीज़ हम छोड़ेंगे उस पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी खातेदार के मूल जोत में सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त थीं तो सिंचाई की सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। तीसरा, यदि किसी खातेदार को गांव सभा में या किसी स्थानीय प्राधिकारी के में निहित भूमि को खातेदारों के चकों में आवंटित की गई है तो ये समझा जाएगा कि ऐसी भूमि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकार से भूमि वापस ले ली गई है और उसको बेदखल बंदोबस्त खातेदार ऐसी भूमि के साथ साथ कर दिया गया है। यदि उसको वो भूमि दी गई जो गांव सभा में निहित थी तो समझा जाएगा कि वो गांव सभा से ले ली गई, उस व्यक्ति को दे दी गई है। यदि किसी भूमि में जनसाधारण तथा किसी व्यक्ति के अधिकार निहित थे, ऐसी भूमि में खातेदारों के चक में आवंटित दी गई है तो समझ आएगा कि वे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और ऐसी भूमि में खातेदारों को वे अधिकार मिल जाएंगे, मतलब प्रतिस्थापित हो जाएंगे आपके सारे राइट। उसके बाद यदि किसी खातेदार की मूल जोत पर कोई बंधक है, भार है, पट्टा है तो वो समाप्त हो जाएगा और नवीन जोत पे उस पट्टे को लाया जाएगा। ये आपका रहा सेक्शन 30, मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच अ टेन्योर होल्डर इंटर्ड और इज डीम्ड टू हैव entered into possession of the check allotted to him in accordance with the provisions of this act, the following consequences shall ensue। क्या क्या होगा, जहाँ वो जो छोड़ेगा उस दूसरे चेक में वो वही चीज़ पाएगा। ये आपका सेक्शन 30 है। अब सेक्शन 33, ये इस चैप्टर 4 का ये लास्ट सेक्शन 33 है। ये कह रहा है कास्ट क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट शैल फिक्स द अमाउंट ऑफ कास्ट ऑफ द ऑपरेशन कंडक्ट अंडर दिस एक्ट एंड शैल रिकवर द टेन्योर होल्डर ऑफ द unit such part thereof and in such manner as may be prescribed। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित प्रक्रियाओं का व्यय निश्चित करेगी। देखिए, हम लोग जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहते हैं, खेत मेरा मेरा मेरा, लेकिन क्या होता है, सब कुछ राज्य सरकार ही करती है। आपको मैं पढ़ा रही हूँ चकबंदी से नहीं, आपको जितना भी पढ़ाऊँगी सारे एक्ट में यही होगा, एवरीथिंग वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट। वो जब चाहे तो हमसे हमारा सब कुछ ले सकती है। तो वह जो खर्चे कॉस्ट है वो कौन तय करेगी, राज्य सरकार तय करेगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी राज्य सरकार बताएगी। उसके अनुसार ही वो खर्चे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इसको कैसे वसूला जाएगा, जैसे ही मालगुजारी की बकाया वसूली की जाती है राज्य सरकार के थ्रू, वैसे ही एसओसी जो होता है, सेटलमेंट ऑफिसर होता है, तो वो ऐसे ही इसको वसूल करेगा। ये आपके हम चैप्टर 4 ख़त्म हुआ। कल मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाऊँगी। चैप्टर 5 में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 38 पढ़ाऊँगी और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 52 सेक्शन है, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। और इस तरह से ये आपका कंसल्टेशन 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
थैंक यू सो मच। मेरे चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे पढ़ाने में कोई कमियां हो, समझ में ना आती, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई लीगल सलाह आप लोग चाहते हो सिविल मैटर पे, क्रिमिनल मैटर पे, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगी और फिर हम आपको उस विषय पे सलाह भी देंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो असफल हैं वो फिर से मेहनत करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।